आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। आप सब लोग भारत के सर्वश्रेष्ठ चिकित्सक हैं। तो मैं आप लोगों को ना पांच भौतिक चिकित्सा, तो उसके बारे में मैं बताने के लिए आया हूँ। तो पांच भौतिक चिकित्सा जो है ना, ये अपने चरक संहिता में भी लिखा हुआ है। पूरा शरीर जो है हमारा पंच महाभूतों से बना हुआ है। पूरा ब्रह्मांड जो है वो पंच महाभूतों से बना हुआ है। आप लोगों ने सांख्य दर्शन पढ़ा होगा। तो सांख्य दर्शन में बताया है कि पंच तन मात्राएं जब सृष्टि बनती है, तो उसमें प्रकृति पुरुष इनका संयोग होता है। तो पंच तन मात्राओं का कैसा रोल रहता है, शब्द स्पर्श रूप रसगंध, एकदम बहुत ज्यादा ये डिटेल में है। तो आप लोगों ने सांख्य दर्शन में, पदार्थ विज्ञान में सब पढ़ा है। तो पूरा शरीर जो है यह नित्य द्रव्य अनित्य द्रव्य पदार्थ विज्ञान में आप लोगों ने पढ़ा है। तो हमारा पूरा ब्रह्मांड जो है वह पूरा पांच तत्वों से बना हुआ है, यह आप लोगों को मालूम है। आप लोग को अगर एक बार मैं फिर से बता देता हूँ कि जैसे कि हम लोग आकाश महाभूत देखते हैं, तो पूरा स्पेस है हमारा, पूरा दुनिया में पूरा गैलेक्सी जो है वो पूरा आकाश महाभूत है वहां पे। और उसके बाद में ये पृथ्वी महाभूत, जो भी अपने जितने भी अपने ग्रह हैं वो सब पृथ्वी महाभूत तत्व प्रधान है। उसके बाद में पृथ्वी में हम लोग आते हैं, तो अपना जो पृथ्वी है उसमें 70% पानी है, समुद्र है। अब वो पेय जल के रूप में है या समुद्र के जल के रूप में है। तो ये जल तत्व हो गया। उसी तरह से सूर्य का प्रकाश मिलता है। तो जितना भी शरीर में दुनिया में जितना भी कार्य होता है, जैसे कि प्लांट को बढ़ना, ये सब कार्य कौन करता है, तो तेज महाभूत करता है। और तेज है वो अग्नि में है। मतलब अग्नि जो है वह अपना पचन का क्रिया करता है। और जितना भी ट्रांसफॉर्मेशन है वह सब अग्नि तत्व करता है, अग्नि महाभूत करता है। उसी तरह से वायु है, वायु की वजह से अभी देखिए बारिश का इतना सीजन चल रहा है। अगर हवा नहीं होगी, वायु नहीं होगा, तो कोई भी कार्य संपन्न ही नहीं हो सकता है। तो ये वायु की वजह से होता है। तो हम आकाश, फिर आप, फिर तेज, फिर जल, ये जितने भी महाभूत है ना, इनका बहुत ज्यादा महत्व रहता है। तो इसी तरह से हमारा शरीर भी जो है यह पंच महाभूतों से बना हुआ है। ऐसे तो चरक संहिता में बता दिया गया, लेकिन बहुत सारे अपने जो पुस्तक थे, अपने जो ग्रंथ थे, वो जब मुस्लिम अटैक हुए अपने नालंदा यूनिवर्सिटी में, फिर तक्षशिला और विक्रमशिला यूनिवर्सिटीज, इन सब में जब अटैक हुए तो बहुत सारी किताबें जला दिया गया, सारे ग्रंथ जला दिया गया, क्योंकि इस्लाम को प्रस्थापित करना था। तो बहुत सारे चीजें यहाँ से चली गई। तो इसी में आधुनिक जग में जब ये अंग्रेज वगैरह चले गए, तो एक न सातारा के एक बहुत प्रसिद्ध वैद्य थे, उनका नाम था वैद्यराज आत्माराम वामन दातार शास्त्री जी। तो उन्होंने यहाँ पे पुणे में जो आलंदी में भगवान का मंदिर है, कृष्ण भगवान का मंदिर है, उसमें वो ध्यान धारणा में समाधि में बैठे हुए थे। और वो आध्यात्मिक लेवल पे बहुत ज्यादा पहुंच गए थे। तो उनको ना समाधि अवस्था में ही पांच भौतिक ज्ञान की मतलब अनुभूति हुई। और फिर उन्होंने मतलब ये पांच भौतिक चिकित्सा, इसको ही पूरे अच्छे से विचार करके, और पांच भौतिक चिकित्सा का एक नया ही आयाम से, इसको आयुर्वेद की चिकित्सा है लेकिन पांच भौतिक एक अलग ब्रांच से, अलग दृष्टिकोण से हम सबके लिए प्रस्तुत किया है। तो जो दातार शास्त्री जी थे ना, वो बहुत ही विद्वान थे, बहुत ही ज्ञानी थे। तो उनका ही जो अभी मतलब उनकी जो गुरु शिष्य परंपरा से वैद्य लोग आ रहे हैं, वह यही पांच भौतिक चिकित्सा का अवलंबन करके और पांच भौतिक चिकित्सा को देख के फिर आयुर्वेद की चिकित्सा करते हैं। तो हमें ना पांच भौतिक चिकित्सा को भी जानना बहुत जरूरी होता है। अब अगर अगर हम लोग देखते हैं कि हमारे शरीर में पंच महाभूत कहाँ है, तो आकाश महाभूत देखेंगे तो मुंह के कुहर में, ये पूरा आकाशीय तत्व है। मतलब मुंह में जहाँ वैक्यूम है, कोई भी चीज खाली है, वहां पे कुछ भी नहीं है, तो आकाशीय तत्व है। नाक का जो छिद्र है वहां पे आकाशीय तत्व है। कान का जो छिद्र है वहां पे आकाशीय तत्व है। और जितना अपना शरीर में आर्टरीज और वेन्स है, वह सब उसमें वैक्यूम है। और अगर आकाश तत्व रहेगा तभी कोई पदार्थ वहां पे सर्कुलेट हो पाएगा। अगर ये आकाशीय तत्व ना हो तो हम लोग जो अन्न का सेवन करते हैं उसका पाचन होने के बाद में पेट खाली ही नहीं होगा, और पूरा भरा भरा रहेगा। तो उस और वो होता भी है, अग्निमंदता रहती है, आम संचिति हो जाती है और व्याधि हो जाता है। तो शरीर में हर तत्व का एक महत्व रहता है और हर टाइम पे मतलब वो ऐसा महाभूत का कार्य होता है, तभी शरीर स्वस्थ रहता है और शरीर का कार्य होता है। अगर जैसे हमने अन्न का सेवन, जैसे हम भूखे पेट में हैं, तो अगर आकाशीय तत्व बहुत ज्यादा है, वैक्यूम है, और हमने मतलब अन्न का सेवन नहीं किया, तो व्याधि हो जाएगा। हमने खाना खाया, उसके बाद में तेज महाभूत का कार्य हो जाता है, मतलब अग्नि का कार्य हो जाता है, जाठराग्नि का कार्य होता है। तो फिर वो स्थूल अन्न जो है वो सूक्ष्म अन्न में ये होता है, मतलब डिसइंटीग्रेट होता है, और उसके बाद में पचन क्रिया होती है।
तो फिर स्थूल अग्नि जो है, जाठराग्नि की प्रक्रिया होती है, और स्थूल पचन होता है, सार किट्ट विभजन होता है। जो अच्छा चीज है शरीर को जो रिक्वायर्ड है वो सार भाग होता है, और जो वेस्ट है वह किट्ट भाग है। तो अन्न का पचन होता है, और उसके बाद में वो, और हम जो भी अन्न खाते हैं वो भी पका के खाया जाता है, अग्नि महाभूत का उसमें संयोग होता है, तभी वो पचने लायक हो जाता है। तो उसके बाद में फिर क्या होता है कि वो आगे जाता रहता है, मल के रूप में जाते रहता है, और बाकी जो है वो जलीय तत्व जो है हमारा शरीर में, जलीय तत्व मतलब आहार रस, इसके वजह से सभी धातुओं में पोषण होता है। केदार कुल्या न्याय हमने पढ़ा हुआ है, केदार कुल्या न्याय, खले कपोत न्याय, और शीर दधी न्याय, इससे आहार पोषण होते रहता है। तो ये जो लिक्विड फॉर्म में जो आहार रस बनता है, और उसके बाद में रस, रक्त, मांस में दस्ती, मज्जा, शुक्र, ये सब जलीय तत्व जलीय भाव में रहते हैं। कोई भी सॉलिड ऐसे नहीं बनेगा। अस्थि व स्त्रोतस में भी जो अस्थि का जो जलीय तत्व है, मतलब जल के रूप में जाके फिर अस्थि का पोषण होता है। मज्जा में भी, शुक्र में भी, सब जलीय। तो यहाँ पे जल का भी बहुत ज्यादा महत्व है। अगर पानी की कमी हो जाए शरीर में तो डिहाइड्रेशन बहुत ज्यादा हो जाएगा। तो पानी भी, और अति भी नहीं होना चाहिए। पानी ज्यादा भी पी लिया तो उससे भी इम्बैलेंस नहीं होना चाहिए। अगर ज्यादा पानी पी लिया तो अतिसार हो जाएगा, प्रतिशाय हो जाता है, फिर उसके बाद में प्रवाहिका होता है, विसूचिका होता है, बहुत सारी व्याधियां हो जाती है। तो जलीय तत्व भी बैलेंस स्टेट में रहना चाहिए। उसी तरह से अग्नि तत्व भी मैंने बता दिया, आकाशीय तत्व, और वायु, वायु का जो तत्व है वह तो बहुत ही मेन है। हम लोगों ने पढ़ा है कि शरीर में 5 तरह के वायु रहते हैं, मतलब वायु एक ही रहता है, लेकिन कार्य के हिसाब से हम लोगों ने डिवाइड किया है कि प्राण वायु, उदान वायु, समान वायु, फिर प्राण, उदान, व्यान, समान, अपान, इस तरह से 5 वायु रहते हैं। और पित्त के भी हमने टाइप्स किए हैं। लेकिन यहाँ पे वायु की क्रिया अगर नहीं होगी तो हम लोग श्वास कैसे लेंगे? और आप लोग अगर मंगल ग्रह पे जाएंगे, चंद्रमा पे जाएंगे, तो वहां ऑक्सीजन नहीं है। जहां पे हवा ही नहीं है वहां पे लाइफ ही नहीं है। तो वायु का भी बहुत ज्यादा महत्व है। जिस तरह से बारिश आने के लिए या गर्मी सर्दी पड़ने के लिए वायु का महत्व रहता है। अगर वायु नहीं चलेगा तो बारिश ही नहीं होगी पृथ्वी पे। वायु ही सारे जल तत्व को लेके आता है, बादल बनाता है, और उसके बाद में वो जहां पे बारिश होना है वहां पे मानसून आता है, और फिर बारिश होती है। तो ये सब वायु की वजह से हो रहा है। और शरीर में भी वायु जो है वो बैलेंस स्टेट में रहना चाहिए। बैलेंस स्टेट में रहेगा तभी हम जो प्राण वायु का कार्य कर रहे हैं, प्राण वायु का जो अपने आप कार्य हो रहा है कि बुद्धि, इंद्रिय, चित्त, ये सब का जो कार्य है वह सब हो रहा है। सेंस ऑर्गन से ज्ञान प्राप्त हो रहा है। और हमने मॉडर्न साइंस में भी पढ़ा है, मोटर नर्व्स और सेंसरी नर्व्स, इनका कार्य जो हो रहा है वो वायु की वजह से ही हो रहा है। पचन क्रिया है, उदान वायु की वजह से हम लोग बोल पाते हैं, और उदान जो रहता है बल देता है। और दूसरा है व्यान वायु है, वो हार्ट का पंपिंग करता है और ब्लड सर्कुलेशन पूरे बॉडी में करता है। और समान वायु है, अग्नि के पास में रहता है, और वह अग्नि को, जिस तरह से अग्नि को ऑक्सीजन चाहिए तभी अग्नि अच्छा काम करता है, तो समान वायु अन्न के पचन में बहुत ज्यादा काम करता है। अन्नम ग्रहणाति पचेति विवेचेति। तो इस तरह से, और अपान वायु मल को निष्क्रमण करता है, मूत्र को निष्क्रमण करता है, गर्भ को निष्क्रमण करता है। और विकृत रूप में, दोष रूप में जो वायु है वह अपान वायु के रूप में बाहर निकलता है। अगर अपान वायु विकृति हो जाती है तो मल का वेग ही नहीं आता है, मूत्र का वेग ही नहीं आता है, और फिर व्याधि हो जाते हैं, जैसे कि मलावष्टम हो जाएगा, कॉन्स्टिपेशन हो जाएगा, विबंध हो जाएगा। अगर मूत्र में, अगर मूत्र मार्ग में अगर अपान वायु की दृष्टि है तो एक्यूट रीनल फेलियर, या फिर किडनी स्टोन, या कुछ ना कुछ अवरोधात्मक संप्राप्ति हो जाती है। तो ये जो वायु है ना, इसकी क्रिया भी प्राकृतिक रूप से होना चाहिए। और आप, हम लोग ने, आपने, हमने सबने पढ़ा है कि चरक संहिता का क्या मेन चिकित्सा का सिद्धांत क्या है कि धातुओं की साम्यावस्था, साम्यावस्था, ना अति होना चाहिए ना क्षीण होना चाहिए। और जब हम बोलते हैं समदोषा समाग्निश्च समधातु मलह क्रिया प्रसन्नात्मेन्द्रिय मनः स्वस्थित्य विधीयते, ये सब चीज मैं वही चीज बता रहा हूँ जो आप लोगों ने पढ़ा है। पांच भौतिक चिकित्सा जो है यह हमारे इन्हीं तत्वों पे आधारित है, लेकिन इसको हम और सूक्ष्म रूप से पढ़ेंगे, क्योंकि ना बाह्य जगत का, जैसा बाह्य जगत में सृष्टि है उसी तरह से हमारे शरीर में भी सृष्टि है, उसी तत्वों से बनी हुई सृष्टि है। तो जिस तरह से बारिश हो रही है, तो बारिश होने की वजह से जितने भी खाद्य पदार्थ हैं, औषधियां हैं, वह पानी बहुत ज्यादा हो जाता है बारिश होने की वजह से। तो जितने भी आहार्य द्रव्य हैं या मेडिसिन है, वह जब पेट में जाता है तो अम्लीय हो जाता है, मतलब एसिडिक हो जाता है। और उसका सेवन करने से आप लोगों ने पढ़ा है कि वर्षा ऋतु में अग्निमंदता बहुत ज्यादा हो जाती है। और उसके बाद में जैसे ही भादो और कार्तिक आएगा, भाद्रपद और कार्तिक आएगा, तो सूर्य की गर्मी पड़ती है तो बहुत ज्यादा पित्त के विकार शुरू हो जाते हैं। तो ये पूरा है ना, ये अम्लीयता करने वाला सीजन है। उसके बाद में सम वाला है, फिर क्षारीयता रहता है। इसके बारे में हम लोग और चर्चा करेंगे।
मैं अभी थोड़ा थोड़ा इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ, केवल ये परिचय है। हम लोग डिटेल में एक एक जो भी पांच भौतिक चिकित्सा के सिद्धांत है और अंशांश कल्पना से इसको हम लोग पढ़ेंगे, समझेंगे, और फिर आप लोग चिकित्सा करेंगे तो आप लोग को और अच्छा फायदा होगा। और इसमें जो भी पांच भौतिक चिकित्सा के हिसाब से जो मेडिसिन है उसका भी अध्ययन करने वाले हैं। भले इसको हमें 3 साल लगे, 5 साल लगे, लेकिन पांच भौतिक चिकित्सा का अब मैं कंटिन्यू रोज 7 बजे आप लोग को पांच भौतिक चिकित्सा के बेसिक प्रिंसिपल या मैं आप लोग को बताने के लिए आया हूँ। तो आप लोग जब आहार का भी सेवन करते हैं तो आप लोगों ने पढ़ा है कि जब हम मधुर अवस्था पाक होता है, पहले अवस्था पाक क्या होता है, मधुर होता है, फिर अम्ल अवस्था पाक होता है, फिर क्या होता है, कटु अवस्था पाक होता है। इसको हम लोग पांच भौतिक चिकित्सा से देखें, उसके दृष्टिकोण से देखें तो जब भी हम खाना खाते हैं तो उसके बाद में दांतों से जब चर्वण करते हैं तो उसके बाद में वो बोधक कफ के साथ में मिलके और फिर जाता है क्लेदक कफ, जाता है आमाशय में, तो आहार को मधुरावस्था प्राप्त होती है। उसके बाद में रंजक पित्त नहीं सॉरी पाचक पित्त की क्रिया होती है, और पाचक पित्त की रंजक पित्त की क्रिया तो बाद में होती है जो रस को रंजन करता है, लेकिन पाचक पित्त की क्रिया होती है तो आहार जो है उसको अम्लीयता प्राप्त होती है। आहार जो है वो खट्टा हो जाता है, एसिडिक हो जाता है, तो वहां पे अम्ल धर्मी आहार को तत्व प्राप्त होता है। इसी तरह से जब आगे अन्न जाता है तो यकृत से प्लीहा से जो पित्त का सिक्रेशन होता है वो थोड़ा क्षारीय होता है, तो अन्न को क्षारीयता प्राप्त हो जाती है। तो ये जो है ना कि अन्न को भी इस तरह से स्थिति प्राप्त हो रही है, शरीर को भी प्राप्त हो रही है कि अम्लावस्था आती है शरीर में, उसी तरह से क्षारीय अवस्था आती है और समावस्था आती है। इसको भी हमें समझना है, आगे मैं और भी बताऊंगा। जब हम पंच महाभूतों के गुण और कार्य देखते हैं, आज मैं बेसिक प्रिंसिपल ऑफ पांच भौतिक चिकित्सा में पांच भौतिक जो तत्व हैं, हमारे पंच महाभूत के तत्व हैं, उनमें जो द्रव्य हैं इस संसार में, आहार्य द्रव्य है या औषधि द्रव्य है, वो किस गुणधर्म के होते हैं, इस पर मैं अभी विस्तार से बताऊंगा। बाकी बताने के लिए बहुत सारा है, मैंने इसमें बहुत ज्यादा स्टडी किया है, हम लोग के गुरु लोगों ने हमें बहुत कुछ सिखाया है, लेकिन सब एक लेक्चर में नहीं हो सकता है, इसलिए हम लोग स्टेप बाय स्टेप जाएंगे। तो पहले हम लोग देखते हैं पांच महाभूत के कार्य और गुण, ये गुण और कार्य क्या होते हैं। तो सबसे पहले पार्थिव द्रव्य देखेंगे। तो पृथ्वी महाभूत प्रधान जितने भी द्रव्य हैं वह किस तरह से होते हैं, तो ऐसा बताया तत्र स्थूल, स्थूल मतलब उसमें ग्रेविटी रहती है, वजन होता है और स्थूलता रहती है, ऐसा द्रव्य। फिर सांद्र, मंद, मंद रहते हैं पार्थिव द्रव्य। फिर जैसे हमने आपने पत्थर को फेंका, पत्थर जो है वह पार्थिव है, तो पत्थर जाएगा तो फास्ट नहीं जाएगा, वो धीरे धीरे जाएगा, इसलिए उसको बोलते हैं मंद गति वाला। तो पार्थिव द्रव्य मंद होते हैं। उसी तरह से स्थिर होते हैं। अगर आपने बड़ा पहाड़ देखा या पत्थर देखा, वो जो पार्थिव द्रव्य हैं वह सब कैसे हैं, स्थिर गुण वाले रहते हैं, स्थिरता रहती है, वो स्टेबिलिटी रहती है बहुत ज्यादा। उसी तरह से गुरु रहते हैं, हैवी रहते हैं, आप पत्थर को उठा नहीं सकते हैं। बड़ा सा पहाड़ के पास जाइए और बड़ा पत्थर उठाने का कोशिश करें, उठा नहीं सकते हैं। आप लोगों को याद है कि केदारनाथ का जब ये आया था, बाढ़ आया था 2013 में, तो वहां पे जो काली नदी का एक अचानक ही बाढ़ आया और उसके बाद में एक बड़ा सा जो शिला है वह केदारनाथ मंदिर के सामने खड़ा हो गया, तो उसने पूरा पानी के प्रवाह को रोक दिया और हमारा मंदिर बच गया। एक दैविक शक्ति आई और उसने बचा दी। वो बारिश भी दैविक शक्ति थी, लेकिन वहां पे कुदरत को यह बताना था कि मेरे से छेड़छाड़ करोगे तो मैं विनाश भी कर सकते हो। लेकिन मुझे यहाँ पे ये बताना है कि जो शिला जो था, मतलब इतना बड़ा जो पर्वत का एक पत्थर आके जिसने मंदिर की रक्षा की, उस वह अगर न होता तो पूरा बह जाता पूरा। तो इसीलिए हम लोग बोलते हैं कि एक गुरु होता है, यह हर चीज में मतलब इतना ग्रेविटी वाला हैवी वाला चीज होता है जो मतलब कोई भी चीज को रोक देता है। उसी तरह से कठिन होता है, पार्थिव द्रव्य में काठिन्यता बहुत ज्यादा होती है। अब हमारे शरीर में जो अस्थि महाभूत है, अस्थि धातु है, सॉरी अस्थि धातु है, वह क्या है, पार्थिव है। उसी तरह से गंध बहुला तत्र गंधवती पृथ्वी, हम लोगों ने तर्क संग्रह पदार्थ विज्ञान में पढ़ा है कि जब पृथ्वी महाभूत जितने भी पदार्थ है ना वो गंध है, जितने भी एसेंस वाले जो परफ्यूम रहते हैं, फूलों के अंदर जो सुगंध रहती है, वो सब पार्थिव द्रव्य है, इसीलिए सुगंध आती है। तो आप लोगों ने कभी देखा होगा कि जब बारिश की पहली पहली बारिश जब होती है तो मिट्टी की सुगंध आती है, सब जगह फैल जाती है। क्यों हो जाती है, क्योंकि पानी की बूंदे जैसे गिरती है तो पृथ्वी द्रव्य पे गिरती है और उसका सुगंध उड़ता है पूरा जगह, और कितना भीनी भीनी सुगंध आता है। गांव में आप लोग जाएंगे तो गांव का वातावरण कितना अच्छा रहता है, वहां मिट्टी से लोग जुड़े हुए हैं, तो वो पार्थिवता के पास रहते हैं। तो इसीलिए ना गंध बहुलम,
गंधवती पृथ्वी ऐसा जो बताया, तो पार्थिव द्रव्य गंध वाले रहते हैं, सुगंध वाले रहते हैं। सुगंध में अच्छा रहेगा प्राकृतिक रूप से, और दुर्गंध में विकृत स्वरूप में रहेगा। लेकिन जो गंध वाला चीज है, जो भी पदार्थ है, वह सब किसे पार्थिव द्रव्य है। आप मसाले का प्रयोग करते हैं, भले वो तेज महाभूत प्रधान है, लेकिन उसमें जो गंध तत्व है, गंध तत्व है, क्योंकि हम लोगों ने पढ़ा है व्यपदेशस्तु भूयस्था, जो पदार्थ विज्ञान में पढ़ा है कि हर द्रव्य में दूसरे महाभूत का भी संयोग रहता है। तो गरम मसाले हो गया, तेज पत्ता हो गया, दालचीनी हो गया, इसमें तो मतलब अग्नि महाभूत प्रधान द्रव्य है, लेकिन पार्थिवता है इसलिए वो सुगंधी है, उसको याद रखिए। इसी तरह से ईशत कषायम, ये कषाय रसात्मक रहते हैं। फिर मधुरम प्रायशः मधुरम इति पार्थिवम, जितने भी मीठे द्रव्य हैं हमारे दुनिया में, भले वो मीठापन गुड़ का हो, चीनी का हो, या अश्वगंधा और शतावरी जैसे मधुर रसात्मक द्रव्य हो, सब पार्थिव द्रव्य हैं। तत्स्थैर्यम, अब उनका कार्य शरीर में क्या रहता है, तो स्थिरता लाता है। जब जैसे कि किसी को कंपवात हो रहा है, वो ज्यादा शरीर शिवरिंग कर रहा है, कांप रहा है, तो जब हमने पार्थिव द्रव्य शरीर में दिया, कोई भी मेडिसिन के रूप में जब हमने दिया, तो वह स्थिरता को ला देगा और वो कंपन है वो रोक देगा। संघात कर, शरीर में संघात। बहुत सारे पेशेंट ऐसे आते हैं जो बोलते हैं कि हम बहुत कृश हैं, हमारा वजन ही नहीं बढ़ रहा है, तो उनको हमें ऐसे अश्वगंधा, फिर बला, जैसे हम लोग शीर बला तेल का बस्ती देते हैं। बला वनस्पति क्यों देते हैं, बला का क्या है, पार्थिवता, और तेल के रूप में जब देते हैं तो वह बल बढ़ाता है, वायु का शमन कर देता है। ठीक है, तो संघात करना, किसी का वेट लॉस बहुत ज्यादा हो गया है, तो हम लोग क्या करते हैं, उसका वेट बढ़ाने के लिए हम लोग जैसे कि दीपन पाचन द्रव्य देके रसायन का प्रयोग करते हैं। तो रसायन में जैसे विदार्य दिले हम, कुष्मांडव ले हम, उसी तरह से मतलब जो बल बढ़ाने वाले क्वांचा पाक देते हैं, जो शुक्र को भी बढ़ाए और बल को भी बढ़ाए। उसी तरह से ब्रह्म रसायनम, आमलकी रसायनम, त्रिफला रसायनम, ये जो ऐसे द्रव्य हैं जो रसायन का भी कार्य करते हैं और पार्थिवता लाते हैं शरीर में और वजन बढ़ता है। अश्वगंधा लेहम का प्रयोग करते हैं, तो जो भी खाना खाते हैं ना उससे मांस धातु बनता है, क्योंकि वो मांस धातु पे काम करने वाली अश्वगंधा है, विदारी है, वो मांस धातु पे काम करता है। तो हमें हमें न पार्थिवता जो लानी है, तो वह सारे द्रव्य जो है वो संघात करते हैं, मॉलिक्यूल्स को बढ़ा के उपचय कर्म, उपचय भी करते हैं, मतलब बढ़ाते हैं और संघात करते हैं, जोड़ते हैं बहुत ज्यादा। उसी तरह से विशेषता अधोगति स्वभावम च, जो अपने आचार्य हैं उन लोग को ग्रेविटेशनल फोर्स ये सब मालूम था, तो जैसे पत्थर को उछाल दिया तो वो अपने आप नीचे आएगा, क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स काम कर रहा है। तो जितने भी पार्थिव द्रव्य हैं वो गुरु हैं, कठिन है, संघात करने वाले हैं, फिर स्थिर हैं, मंद है, ये सारे गुण जो बताए ये पार्थिव द्रव्य, पार्थिव महाभूत के द्रव्य हैं। इसका ही उपयोग हम लोग चिकित्सा में करते हैं। किस तरह से चिकित्सा में उपयोग करते हैं ये हम आगे आने वाले सेशन में करेंगे। बहुत ही इंटरेस्टिंग है ये सारा चीज, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। पार्थिव द्रव्य के प्रतिनिधि द्रव्य क्या है अभी, तो विदारी है, विदारी का अंदर आप लोगों ने पढ़ा है, शतावरी है, वो उसी तरह से गेहूं में, आहार्य द्रव्य में, खाने के पदार्थों में गेहूं है, या पार्थिव द्रव्य है। अगर आप गेहूं का रोटी खाएंगे तो जरूर आपका वजन बढ़ेगा, अगर गेहूं नहीं खाएंगे और भूखे रहेंगे तो आपका वजन कम होगा। तो ये पार्थिव द्रव्य का बहुत ज्यादा महत्व रहता है। हम लोग चिकित्सा के रूप में या स्वस्थ रहने के रूप में पार्थिव द्रव्यों का किस तरह से उपयोग करते हैं वो हम आगे आने वाले सत्र में देखेंगे। इसी तरह से आप्य द्रव्य, जो जलीय द्रव्य रहते हैं वह क्या रहते हैं, और जल तत्व का मैंने बताया कि हम खाना खा रहे हैं तो खाना खाने के टाइम पर भी बोधक कफ का कार्य होता है। मतलब वो क्या करता है कि मतलब हम डायरेक्ट ही रोटी को ऐसे नहीं खा सकते हैं, रोटी को ऐसे लेके और डायरेक्ट नहीं कर सकते, उसको चबाना पड़ता है, और जब सलाइवा निकलता है, बोधक कफ निकलता है, तो उससे हम चर्वण करते हैं, दांत से पीसते हैं, और पीसने के लिए क्या होता है, पानी की जरूरत होती है, तभी वो पीसा जाता है, तभी वो हम निगल सकते हैं। तो इसीलिए यहाँ से जलीय तत्व का शुरुआत हो जाता है कार्य का। उसी तरह से फिर पेट में जाता है, तो पेट में जाने के बाद ऐसे ही डायरेक्ट पचन नहीं होगा, उसमें क्लेदन 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 बहुत ज्यादा होगा, सॉफ्ट करने के लिए पानी पानी बहुत ज्यादा छोड़ा जाता है। फिर उसके बाद अभी हम लोग को बिल्डिंग भी बनाना है, तो हम लोग क्या करते हैं कि सीमेंट लेंगे, फिर उसके बाद में रेत लेंगे, फिर उसके बाद में कंकड़ लेंगे, और वो जो गिट्टी होता है वह लेंगे, और फिर डस्ट लेंगे, वह सब लेके और फिर पानी डाल के उसको मिक्स करते हैं, और उसके बाद में ही सब कुछ जोड़ते हैं। उसी तरह से पानी का तो बहुत ज्यादा महत्व है, पेड़ पौधे इन सबको पानी चाहिए। अभी बारिश हो रही है तो इसका कितना महत्व है कि हम लोग को पानी के बिना हम रह ही नहीं सकते हैं। तो उसी तरह से शरीर में पचन क्रिया होती है, तो अन्न का क्लेदन करने के लिए क्लेदक कफ बहुत ज्यादा सीक्रेट होता है, और फिर वो मिक्स हो जाता है, और डिसइंटीग्रेट होना,
स्थूल द्रव्य से सूक्ष्म होने के लिए जलीय तत्व रहना बहुत जरूरी है। इसी को हम लोग देखते हैं। तो जो आपे द्रव्य रहते हैं, और जो जल है वो हमेशा ठंडा ही रहता है। अग्नि का संयोग होने के बाद भी वो ठंडा हो। आप लोगों ने कूलर का प्रिंसिपल देखा होगा। मतलब जो कूलर चलाए जाते हैं गर्मी के दिनों में, तो पानी वाले कूलर रहते हैं, वो क्या करते हैं कि पानी को सर्कुलेट किया जाता है तो अपने आप ठंडक ठंडी हवा आने लगती है। क्योंकि जल का जो गुण है वह कैसा है, शीत है, ठंडा ही रहता है। तो ये जो द्रव्य रहते हैं, आप्य द्रव्य जो रहते हैं वो शीत रहते हैं, स्तिमित रहते हैं, स्निग्ध रहते हैं। जितने भी द्रव्य हैं वो स्निग्ध रहते हैं। अब स्निग्धता जो है, जैसे कि हम लोग तेल देखेंगे, घी देखेंगे, वसा देखेंगे, मज्जा देखेंगे, और संसार में जितने भी स्निग्ध पदार्थ हैं वह सारे जलीय महाभूत प्रधान तत्व हैं। इसका मतलब जल का मतलब ये नहीं कि केवल पानी ही देखें, ये अलग अलग कॉम्बिनेशन में हो सकते हैं। जो भी तरल पदार्थ है वह सब स्निग्ध होते हैं। भले पेट्रोल लीजिए, डीजल लीजिए, उनका कार्य अलग है, लेकिन जो भी तरल पदार्थ है, जितने भी लिक्विड फॉर्म में है, जितने भी द्रव्य हैं, भले वो एटीएफ देखेंगे जो मतलब इसमें यूज होता है, जो लड़ाकू जहाजों में यूज होता है, जो फ्यूल जो यूज होता है, एकदम साफ, एकदम जो फ्यूल होता है पेट्रोलियम का, वह भी लिक्विड फॉर्म, वो भी स्निग्ध द्रव्य, क्योंकि जलीय है, तरल द्रव्य। उसी तरह से ये मंद होते हैं। अगर आप पानी को खेत में बहाएंगे तो धीरे धीरे बहेगा, बहुत फास्ट नहीं बहेगा। जैसे जैसे हवा के एयर मॉलिक्यूल्स जाते हैं फास्ट, उस तरह से जल के नहीं होते, ये मंद गति वाले होते हैं। फिर जल भी गुरु है। आप लोग क्या करिए कि एक बलून में पानी भर दीजिए और उसका वेट करिए तो वो भारी हो जाता है। मतलब जल में भी गुरुता है, बहुत ज्यादा हैवीनेस है। उसी तरह से सर गुण वाले रहते हैं। सर गुण का मतलब है कि वो चलने वाले रहते हैं, मतलब रुकेंगे नहीं। पानी का आप रखेंगे ना, आपने रख दिया बर्तन में वो ठीक है, लेकिन पानी को अपने ज्यादा बहते रहा तो वो चलते रहता है, चलते रहता है। सांद्र रहता है, मृदु रहता है, सॉफ्ट रहता है, पिच्छल रहता है, रस बहुलम। रस बहुलम मतलब लिक्विड फॉर्म में रहता है, बहुत ज्यादा आप्य द्रव्य। इसी तरह से ईषद कषाय अम्ल लवणम, जो जलीय तत्व वाले द्रव्य जो रहते हैं, जो जल को बहुत ज्यादा करते हैं, वह अम्ल रहते हैं। और ईषद अम्ल, ईषद कषाय अम्ल लवणम, थोड़ा सा अम्ल लवण रस के रहते हैं, मधुर रस के रहते हैं, मीठा भी रहता है पानी। तो इस तरह से जलीय तत्व जो है इस तरह के रहते हैं। प्राय आप्यम। अब इनका कार्य क्या होता है, तो ये स्नेहन का कार्य करते हैं। जैसे कि हमने घी पिया, वो भी जलीय तत्व है, तो वह स्नेहन का कार्य करते हैं। आह्लादन, मन को प्रसन्न करने वाले होते हैं, मन का नरिश, पूरा शरीर का नरिशमेंट करने वाले होते हैं। आह्लादन। क्लेदन का कार्य करते हैं, बंधन का कार्य करते हैं। बिना पानी के आप कोई भी घर नहीं बना सकते हैं, बिना पानी के आप कुछ भी नहीं कर सकते। तो बंधन, जो भी पार्थिव द्रव्य भी है ना, बिना पानी तत्व नहीं रहेगा। खेत में अगर पानी नहीं रहेगा तो खेत सूख जाता है, फिर उसमें क्रैक्स पड़ जाते हैं। तो बांधने के लिए भी जब हम कफ दोष देखते हैं तो वहां पर भी जलीय तत्व होना बहुत जरूरी है। तो ये बंधन करने वाले होते हैं, विषंदन करने लगते हैं। बंधन का मतलब है कि ज्वाइंट्स को बांध के रखते हैं। अगर सैनुअल फ्लूइड कम हो गया, श्लेषक कफ कम हो गया ज्वाइंट्स में, तो क्या हो जाएगा, रुक्षता बढ़ जाएगी, वायु गुण बढ़ जाएगा, और उसके वजह से क्या होगा कि श्लक्षणता कम हो गई, तो उसके वजह से क्या होगा, काठिन्यता आ जाएगी, और फिर ज्वाइंट पेन शुरू हो जाता है, क्योंकि वायु महाभूत, रुक्षता बढ़ जाती है। तो जलीय तत्व मतलब सैनुअल फ्लूइड होना भी बहुत जरूरी है। ब्रेन में भी अगर अगर बहुत ज्यादा तर्पक कफ का कमी हो जाता है, जलीय तत्व कम हो जाता है, तो उससे क्या होगा कि ब्रेन का एट्रोफिक चेंजेस होगा, ब्रेन सूखने लगता है। तो जल का प्रमाण बहुत ज्यादा शरीर में रहना चाहिए। इसका मतलब ये नहीं कि आप एलोपैथी के डॉक्टर बोलते हैं कि 10 लीटर पानी पियो दिन भर, उसका भी प्रमाण में, साम्यावस्था में भी साम्यावस्था में ही रहना चाहिए। हीन योग नहीं होना चाहिए, अति योग नहीं होना चाहिए, मिथ्या योग नहीं होना चाहिए। और इनका कार्य होता है, जैसे कि कोई बहुत मेहनत करके आया तो उसको थकावट हो रही है, बहुत ज्यादा रस क्षय हो गया है, तो हम लोग दूध पीने के लिए देते हैं, चाय कॉफी देते हैं, जो मतलब जलीय तत्व वाले चीज रहते हैं, सूप देते हैं, जूस देते हैं, उसी तरह से गन्ने का रस देते हैं। और तो ये सारे जलीय तत्व वाले हैं। कमल देखेंगे, वो भी जल में ही उत्पन्न होता है, तो कमल का गट्टा अगर उसका पिला दें, उसका तो भी जो भी जल के प्रतिनिधि द्रव्य है ना, जल वाले आप्य द्रव्य, उनका प्रयोग करते हैं। आगे और किस तरह से चिकित्सा में प्रयोग करते हैं वह हम लोग नेक्स्ट सेक्शन में देखेंगे। इसी तरह से तेजस द्रव्य, बिना अग्नि के तो इस दुनिया में कोई कार्य हो ही नहीं सकता है, लेकिन तेज महाभूत को जो द्रव्य अपने में समाहित करके रखते हैं, जैसे कि त्रिकटु है, पंचकोल है, मतलब शुंठ मरीच पिपली है, फिर उसके बाद में चतुरुष्ण है, पिपली, पिपली में चव्य चित्रक शुंठी, पंचकोल है। ये जो अग्नि महाभूत या गर्म पदार्थ जो है, मिर्ची हो गया, हरी मिर्ची हो गया, लाल मिर्ची हो गया, ये सब का भी बहुत ज्यादा है। अगर ये अति सेवन हो गया तो ये
हीन योग, अतियोग, मिथ्या योग, ये करने से तो व्याधियां होती है, लेकिन सम्यक रूप से ये रहना बहुत जरूरी है। तो तेजस द्रव्य जो है वो उष्ण रहते हैं, गर्म रहते हैं, उष्ण रहते हैं, तीक्ष्ण रहते हैं, तीक्ष्णता से कार्य करते हैं। उसी तरह से सूक्ष्म रहते हैं, सूक्ष्म स्त्रोतोगामी जाने, जैसे कि आपने मरीच का सेवन किया तो सूक्ष्म सूक्ष्म एक एक सेल तक जाता है वो, मतलब मरीच का प्रभाव जो है, अपने अगर एक पाव मरीच खा लिया तो आपके हर सेल में वो जाएगा और दाह उत्पन्न कर देगा, मतलब इतना वो सूक्ष्म स्त्रोतोगामी रहता है, सूक्ष्म रहता है। इस तरह से रुक्षता उत्पन्न करता है। अगर आपने बहुत ज्यादा अपने पेशेंट को त्रिकटु और पंचकोल कंटिन्यू दिया, बॉडी में ड्राइनेस आ जाएगा, क्योंकि यह वायु का प्रकोप करके ड्राइनेस करता है, वायु को बढ़ा देता है। तो इसका सम प्रमाण में ही प्रयोग करना चाहिए। इस तरह से खरता उत्पन्न करता है, रुक्ष के आगे की स्टेज खरता करता है। फिर ये लघु होता है, विशद होता है। विशद मतलब ये जहां पर भी क्लेद है, कफ है, इस सबको सुखा देगा, तो विशद रहता है। इसी तरह से रूप बहुलम, रूप बहुलम मतलब उसका कलर, जितना भी हम दुनिया में कलर देख रहे हैं, जितना भी जैसे लाइट देख रहे हैं, बल्ब देख रहे हैं, हम लोग पेड़ देख रहे हैं, उनका कलर अलग है। कोई पीला रंग का होता है, कोई सफेद रंग का होता है, कोई काले रंग का होता है। जितना भी रूप बहुलम, जितने भी कलर की चीजें दिखाई दे रही है इस दुनिया में, भले इंद्रधनुष देखिए, आसमान का रंग देखिए, पृथ्वी का रंग देखिए, आप एरोप्लेन से जाके पूरा नीचे से लोगों को देखिए, जितना भी कलर है, लाइट है, बत्ती है, जितना भी है। फिर भैंस का रंग काला है, गाय का रंग सफेद है, बकरी का रंग जैसा है, मतलब ये जितना भी रूप दिख रहा है ना, वह सब कैसे है, आप महाभूत द्रव्य है। मतलब उसमें आप्य सॉरी तेज महाभूत वाले वो सारे द्रव्य है, मतलब उसमें अग्नि तत्व है, इसीलिए वो हमें दिखाई दे रहे हैं कि उस कलर के हैं। उसी तरह से ईशत अम्लम, जो तेज महाभूत वाले जो द्रव्य रहते हैं ना, अग्नि वाले, वह कैसे रहते हैं, थोड़ा अम्ल रहते हैं, थोड़ा खट्टे रहते हैं, थोड़ा लवण रहते हैं, कटु रस प्रायम, ज्यादातर कटु रस के रहते हैं, तीखा रहते हैं, जो भी अग्नि तत्व वाले रहते हैं। विशेषता ऊर्ध्व गति स्वभावम तेजसम, आग जो है, आग आग जब जलता है तो ऊपर की तरफ जलता है, वो आग कभी भी नीचे नहीं जाता है, ऊपर की तरफ उसका गति होता है। तो इसी तरह से जब हम बहुत ज्यादा मिर्ची वगैरह खा लेंगे तो वो ऊपर से आता है कि जल रहा है बहुत ज्यादा। ये क्यों होता है, क्योंकि ऊर्ध्व गति स्वभावम तेजसम तत् दहन पचन प्रकाशन प्रभाव वर्ण करम इति, यह दहन का कार्य करता है, जलाने का काम करता है, फिर पाचन का कार्य करता है, प्रकाशन का कार्य करता है। अगर तेज तत्व कम हो गया तो इंसान काला पड़ जाएगा। तो ये प्रकाश करना, लाइट करना, पहले के जमाने में इलेक्ट्रिसिटी नहीं थी, तो लोग ना दिया जलाते थे, मशाल जलाते थे। तो फिर इस पे बहुत ज्यादा रिसर्च हुआ, फिर इलेक्ट्रिसिटी आई, वो भी कौन सा है, तेज महाभूत प्रधान द्रव्य है। तो बिजली आया, बिजली आने के बाद फिर इलेक्ट्रिसिटी आई, और उसके बाद में फिर बल्ब का आविष्कार हुआ, ट्यूबलाइट का आविष्कार हुआ, और हम लोग लाइट में देख रहे हैं। अभी टेक्नोलॉजी इतनी है कि मैं यहाँ बोल रहा हूँ और आप लोगों को, आप जहां जहां पर हैं वहां सुनाई दे रहा है। तो ये किसके वजह से हो रहा है, तो यह सब टेक्नोलॉजी है। ये पंच महाभूत के हिसाब से सोचेंगे ना तो और अच्छे से समझ आएगा। तो अभी जो मैं बोल रहा हूँ ये जा रहा है सैटेलाइट तक, सैटेलाइट से आपके पास जा रहा है, तो इसमें तेज तत्व भी है और वायु तत्व भी है, और आकाश तत्व में तो वो जा रहा है, सारे सिग्नल्स जा रहे हैं। हर द्रव्य का बहुत ज्यादा हमने सोच के विचार करना चाहिए। तो इसी तरह से प्रभा वर्ण कर्म, शरीर में वर्ण करता है, प्रभा करता है। हम लोग केवल मेडिसिन के पर्पज से अगर अभी देखेंगे तो ये प्रभा करता है, शरीर को कलर लाता है, वर्ण लाता है, प्रकाशन करता है। और इसमें हम लोग मेडिसिन देखेंगे तो चित्रक है, मरीच है, फिर पंचकोल है, त्रिकटु है, ये सब जो द्रव्य है वो तेज महाभूत प्रधान द्रव्य होते हैं। इसी तरह से वायव्य द्रव्य जो वायु तत्व को लेके रखते हैं, वो कौन से द्रव्य द्रव्य होते हैं, तो ये सूक्ष्म रहते हैं, रुक्ष रहते हैं, क्योंकि वायु का गुण है तो रुक्षता रहेगा, खर रहेंगे, शिशिर रहेंगे, लघु रहेंगे, विशद रहेंगे। स्पर्श बहुलम, जितना भी हमारे शरीर दुनिया में जो स्पर्श होता है, किसी का भी हम स्पर्श करते हैं, जैसे कि मैंने पेन को टच किया तो ये वायु तत्व है, इसलिए मुझे ये समझ आ रहा है कि ये पूरी तरह से सॉफ्ट है। अगर मतलब वायु तत्व की वजह से ही स्पर्श समझ आता है। ठंडी हवा बह रही है, धूप है, गर्मी है, जो मुझे स्पर्श का सेंसेशन हो रहा है वो वायु की वजह से ही हो रहा है। तो इसलिए स्पर्श बहुलम, जहां पर चंद्रमा पे लोग जाते हैं, मंगल ग्रह पे जाते हैं, वहां पर वायु नहीं है तो कुछ समझ नहीं आता है कि कौन सा वहां पे ये है। वायु तत्व जो रहता है, हवा चलते है, इसी से हमें पता चलता है कि यहाँ पे गर्मी है कि ठंडी है। इसी तरह से तिक्त विशेषता, ये तिक्त रसात्मक द्रव्य रहते हैं जो वायु प्रधान, जैसे पटोल है, फिर किरात तिक्त है, ये वायु तत्व प्रधान द्रव्य हैं, तो इसलिए तिक्त विशेषता। कषायम इति वायव्यम, ये कषाय रसात्मक भी रहते हैं। शरीर में वायु तत्व वाले द्रव्य जो हैं वो विशदता करते हैं, लघुता करते हैं, लपन करते हैं, विरुक्षण करते हैं।
यह सब विचार कर्मिति, ये सब द्रव्य ऐसे कार्य करते हैं। हम लोग विचार वगैरह कर रहे हैं, ये सब वायु तत्व की वजह से हो रहा है। इसी तरह से आकाशीय तत्व, वह मृदु रहते हैं, फिर सूक्ष्म रहते हैं। आकाशीय तत्व, आकाश का मतलब यह है कि अप्रतिघात करना, ये ठीक है, लेकिन पंच महाभूत वाले अगर देखें हम लोग द्रव्य, तो पांच भौतिक द्रव्यों के हिसाब से अगर देखें तो आकाशीय तत्व को कंटेन करें। मखाना जो है वो आकाशीय तत्व वाला रहता है। या आकाशीय जल देखेंगे, आप लोग सिंहगढ़ में कभी आइए, पुणे के सिंहगढ़ में आइए, तो पानी जो है कुएं का पानी फोर्ट पे बनाया हुआ है, मतलब कुएं का पानी है, तो वो आकाशीय तत्व है। वो पीने से ना बहुत तेज भूख लगती है, क्योंकि वो पीते ही ना खाना पच जाता है और आकाशीय तत्व निर्माण हो जाता है। इसी तरह से श्रृंग भस्म है, उस वो 12 सिंह का सिंह जो ऊपर की तरफ रहता है तो आकाशीय तत्व रहता है, और अंदर उसके अंदर ऐसे होल होल रहते हैं और उसमें आकाशीय तत्व रहता है बहुत ज्यादा। तो श्रृंग भस्म आप लोगों ने पढ़ा होगा, एक एक मॉलिक्यूल्स में आकाशीय तत्व रहता है। तो यह आकाशीय तत्व व्यवाही रहते हैं, विक्षद रहते हैं, विविक्त रहते हैं, अव्यक्त रहते हैं, शब्द बहुलम, जितना भी हमें आवाज सुनाई दे रहा है वो आकाशीय तत्व की वजह से हो रहा है। मैं यहाँ बोल रहा हूँ तो मुंह से बोल रहा हूँ, यहाँ पर आकाशीय तत्व इसलिए मैं बोल रहा हूँ, और आप तक भी सुनाई दे रहा है तो कान से सुनाई दे रहा है। वह कैसे हो रहा है? तो आकाशीय तत्व से। तो शब्द जो है, शब्द साउंड, ये सब आकाशीय तत्व है। जहां पर आकाश नहीं होगा वहां पे कोई भी चीज सुनाई नहीं देगा। आकाश है, सब जगह है, तो इसीलिए शब्द के वजह से, शब्द जो सुनाई दे रहे हैं वो आकाशीय तत्व से। तो आकाशीय तत्व वाले जो द्रव्य हैं वो मृदुता करते हैं, सुशीलता करते हैं, लघुता करते हैं। जैसे कि हम लोग मेडिसिन में देखेंगे तो आकाशीय तत्व को साथ में रखने वाले कौन से द्रव्य हैं? तो वंशलोचन है, नारियल का पानी है, नारियल के अंदर वैक्यूम रहता है, उधर पानी रहता है, वो नारियल। फिर गंगा जल जो है वो पूरा आकाशीय तत्व वाला है, वो आकाश मतलब वहां से रहता है तो पचने में हल्का रहता है। जैसे कि मैंने बताया कि फोर्ट पे जो पानी है वो भी आकाशीय तत्व है। अगर ये आकाशीय तत्व कम हो जाता है तो पानी बहुत हैवी हो जाता है, पचता ही नहीं है। जैसे कि आप लोग कभी पूना में आके देखिए, पूना में 4 डैम है। हम लोग ना साल भर का पानी जो है ना बारिश में जितना 4 महीने में जमा हो जाता है, वही पानी डैम में रखा जाता है। बहता हुआ पानी नहीं है, उसको डैम में सुरक्षित रख दिया जाता है। जब पानी को सुरक्षित रख दिया जाता है और फिर थोड़ा थोड़ा फिल्टर करके वाटर वाला ट्रीटमेंट प्लांट से होके फिर हमको सप्लाई होता है। यह पानी ने बहुत ज्यादा स्टोर करके रखा है, बहता पानी नहीं है। तो ये पानी पीने से क्या होता है? क्योंकि आकाशीय तत्व कम हो गया है, पार्थिवता बढ़ गई है। इस पर हम और चर्चा करेंगे ऐसी चीजों पे। तो वह पानी पीने के बाद ना पुणे में आप 2 बार ही खाना खा सकते हैं, तीसरा बार खाने को मन ही नहीं करता है। एक बार सुबह खा लिया तो पेट भरा भरा रहता है, और शाम को एक बार खा ले बस। किसी किसी को एक बार भी खा लिया तो पेट भरा भरा रहता है। वही नॉर्थ इंडिया में जो बहते हुए नदी वाला पानी है, जैसे पहाड़ वगैरह में आप लोग देहरादून में देखिए, जहाँ पे या फिर जहां पर भी बहने वाला पानी है वो पानी पिएंगे तो वह पंजाब के लोग को देखिए, पंजाब में बहता हुआ पानी रहता है। वो पानी पीने से कैसे रहते हैं कि अग्नि प्रदीप रहती है, तो इंसान 3 बार 4 बार खा सकता है। यहाँ पर नहीं खा सकते क्योंकि पानी डैम का पानी है, पार्थिवता बढ़ गई है, आकाशीय तत्व कम हो गया है। आकाशीय तत्व का रहना भी बहुत जरूरी रहता है। तो अभी मैंने अपने तरफ से 5 भौतिक चिकित्सा का परिचय बताया। आगे आने वाले सत्र में बहुत ही इंटरेस्टिंग है कि क्षार धर्मीयता क्या होता है, अम्ल धर्मीयता क्या होता है, और उस हिसाब से व्याधियां क्या होती है, और उसके हिसाब से चिकित्सा कैसे करना चाहिए। क्षारीय तत्व क्या होते हैं, अम्लीय द्रव्य क्या होते हैं, और बॉडी में जैसे किसी इंसान का जन्म हुआ है वो अक्टूबर महीने में हुआ है, तो या फिर मतलब जो ये रहता है मैथुन हुआ है वो अक्टूबर महीना में है, तो वो शरीर में पित्त प्रकृति रहेगी। प्रकृति का भी बहुत ज्यादा महत्व रहता है कि पित्त प्रकृति वालों को हम लोग तीक्ष्ण द्रव्य नहीं दे सकते हैं, उष्ण तीक्ष्ण नहीं दे सकते हैं, उन लोगों को हमें सौम्य द्रव्य ही देने पड़ते हैं। तो ये प्रकृति बनती कैसे है? क्योंकि 5 भौतिक जो सीजन रहेगा जिसमें शुक्र शोणित संयोग है, उसका संबंध जरूर रहता है प्रकृति बनने पे। यह आगे हम बेसिक बेसिक से पढ़ेंगे। हम लोग पूरा एक ही दिन नहीं पढ़ना है, हमें धीरे धीरे पढ़ना है, समझना है और डिस्कस भी करना है। तो कल या परसों जब भी हमारा सेशन होगा 5 भौतिक चिकित्सा पे, तो मैं इसके बारे में और विस्तार से एक एक स्टेप से आप लोगों को बताऊंगा। अभी क्योंकि टाइम हो गया है तो मुझे अभी समाप्त करना है। आप लोग भारत के सर्वश्रेष्ठ चिकित्सक हैं, आप लोगों को मेरी कोई बात समझ नहीं आ रही है तो आप लोग फिर से बोले, मैं उसको और अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा। लेकिन हमें पढ़ना है तो पढ़ना है, हर कॉन्सेप्ट को क्लियर क्लियर समझना है। तो मैंने आज थोड़ा सा बताने का कोशिश किया क्योंकि ये परिचय था, केवल परिचय था। आगे स्टेप बाय स्टेप में और डिटेल में पढ़ाऊंगा, ठीक है। अभी डॉक्टर विवेक अवस्थी जी नमस्ते प्रणाम आपको, डॉक्टर शंकर वैश्य जी नमस्ते प्रणाम आपको, सबके सब भारत के श्रेष्ठ चिकित्सक हैं। डॉक्टर विवेक अवस्थी जी प्रणाम, डॉक्टर शंकर जी नमस्ते प्रणाम,
डॉक्टर सत्यवान जी बोल रहे हैं, पांच भौतिक चिकित्सा के ऊपर विस्तार से किस ग्रंथ में वर्णन है? अभी देखिए मेरे पास ना ये पांच भौतिक चिकित्सा का जो मैंने बताया कि दातार शास्त्री वैद्य जी का किताब है, ये उन्होंने अपना दिव्य दृष्टि से ये किया। पांच भौतिक चिकित्सा असली में आयुर्वेद का है, हमारे दर्शन शास्त्र का ही ज्ञान है, कोई अलग से नहीं है कि ये अमेरिका ने कुछ डिस्कवर किया, अपना ही भारतीय ज्ञान है। लेकिन इस पर ना उत्तर भारत के वैद्य जो लोग हैं उनको कम जानकारी है। तो मैं अभी जो बताऊंगा पांच भौतिक चिकित्सा, वो आप लोग को जरूर काम आएगा। महाराष्ट्र में पांच भौतिक चिकित्सा किया जाता है। तो आप लोग आगे आने वाले सत्रों में देखिएगा, आप लोग को बहुत कुछ नया सीखने को मिलेगा। इसमें जो द्रव्य है, मेडिसिन है, बहुत ही अच्छा आप लोग को सीखने मिलेगा। डॉक्टर अंजू बाला जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर दिनेश चंद्र जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर राजेश पाल जी नमस्ते प्रणाम आपको, हैप्पी गुरु पूर्णिमा। डॉक्टर अनिल सिंह राठौड़ जी नमस्ते प्रणाम आपको। आप सबके सब श्रेष्ठ चिकित्सक हैं, इसलिए मैं ना ये सारे नए नए टॉपिक लेके आता हूँ, आप लोग के लिए ही लेके आता हूँ। डॉक्टर कंचन जी नमस्ते प्रणाम आपको। कंचन चौहान जी, एक मिनट, ये थोड़ा ये हो रहा है, स्क्रॉल करने में प्रॉब्लम हो रही है। कंचन चौहान जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर हनुमंत राय जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर नीलम मैम जी प्रणाम आपको। डॉक्टर ये बोलिए हैप्पी गुरु पूर्णिमा। डॉक्टर राजीव जी नमस्ते प्रणाम आपको। एक मिनट, मुझे ना ये लाइक करने में थोड़ा ये हो रहा है, मैं लाइक बाद में कर दूंगा, क्योंकि ना ये मुझे, मैं केवल कमेंट्स पढ़ता हूँ, लाइक बाद में करूंगा। डॉक्टर हनुमंत राय जी नमस्ते प्रणाम आपको। नीलम जी प्रणाम आपको। डॉक्टर राजीव मल्होत्रा जी नमस्ते प्रणाम आपको। अनिल सिंह राठौड़ जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर नागमणि जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर अनिल कुमार जी नमस्ते प्रणाम आपको। मैं सबके नाम तो ले लेता हूँ, लेकिन कमेंट्स को लाइक बाद में करूंगा। डॉक्टर अनिल कुमार यादव जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर मुनीष शर्मा जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर रमन गर्ग जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर चिराग त्यागी जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर अनीश चौहान जी नमस्ते प्रणाम आपको। सभी लोगों को हैप्पी गुरु पूर्णिमा। सब लोग मुझे गुरु पूर्णिमा ही बधाई दे रहे हैं। कुछ प्रश्न है तो कृपया पूछिए। डॉक्टर दीपिका शर्मा जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर लक्ष्मी मौर्य जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर चिराग त्यागी जी नमस्ते प्रणाम आपको। आप लोगों को पांच भौतिक चिकित्सा से रिलेटेड मैं जो पढ़ा रहा हूँ उसमें कुछ आप लोगों को डिफिकल्टी आ रही है, तो मैं उसको और अच्छे से एलेबरेट करूंगा। मुझे ना पढ़ाना बहुत अच्छा लगता है। अदिति त्रिपाठी जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर उषा तबानी मैम नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर सुवर्णा जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर अनुप्रीता शिंदे मैम नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर लक्ष्मी जी ये बोल रही हैं कि हेयर फॉल हो गए, बाल हल्के हो गए। हेयर फॉल हो रहा है ना, तो उसमें बाल जो है वह अस्थि धातु का मल है, तो इसमें हमें अस्थि धातु पे काम करना पड़ेगा। जैसे कि आपको प्रवाल पंचामृत यह गुलकंद के साथ दे दीजिए और विरेचन करा दीजिए, अस्थि मज्जा पाचक दीजिए, अस्थि पोषक वट्टी दीजिए, और भृंगराज के कोई तेल होगा उसका प्रयोग करिए तो बाल अच्छे हो जाएंगे। उसमें विरेचन कराना बहुत अच्छा रहेगा। वाइट भी हो गए तो उसमें बहुत ज्यादा उष्णता बढ़ रही है, इसलिए बाल खालित्य पालित्य हो रहे हैं, तो इसलिए आपको पित्त शामक विरेचन चिकित्सा, रक्त मोक्षण करना, ये सब बहुत करना पड़ेगा तो ठीक हो जाएंगे। श्री कल्याण आयुर्वेद आश्रम जी नमस्ते प्रणाम आपको। सरोज मिश्रा जी बोल रहे हैं अम्ल धर्मी औषध कल्पले मैम जी, इन्होंने बहुत अच्छा बताया। यही चीज में अम्ल धर्मी औषध क्या होता है, क्षार धर्मी औषध क्या होता है, ये अभी ये बता रहे मिश्रा जी तो समझ नहीं आएगा। मैं इसको इलाबोरेट करूंगा आप लोगों को, मैं आपके दिमाग में घुसा घुसा के रखूंगा कि अम्ल धर्मी औषध क्या होता है, क्षार धर्मी क्या होता है, फिर आप लोग भी इनकी तरह ही बात करेंगे। डॉक्टर श्रुति निगम मैम नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर शैलजा आलम आनंद जी नमस्ते प्रणाम आपको। श्रुति निगम जी नमस्ते। धर्मेश प्ररेख जी नमस्ते। रितिका बाली जी बोल रहे फिल्टर का पानी भी स्टोर होता है, वह भी गुरु हुआ। फिल्टर का भी पानी स्टोर्ड होता है ना, तो फिल्टर का पानी पीने से कितना अग्नि मान्यता हो रही है। कैंट का पानी जो पीते हैं, आरओ का पानी पीते हैं, वो गुरु होता है, तो वह सब नहीं पीना चाहिए। बिस्लरी का पानी भी गुरु होता है, बहता पानी लेना चाहिए, फ्रेश पानी। आप लोग जो पुराना एक्सपायरी वाला अगर पानी पियेंगे, भले वो बॉटल में है, ऑक्सीजनेटेड है, लेकिन वो अग्नि मान्यता करता है और बीमारी पैदा कर रहे हैं। पहले लोगों को अग्नि मान्यता नहीं थी, बीमारियां नहीं थी, क्योंकि लोग ना फ्रेश पानी पीते थे। जब से ये आया है ना, इसका फायदा भी है कि लोगों को जहाँ पॉल्यूटेड पानी रहता है, केमिकल वाला पानी, उसके लिए ये ठीक है, लेकिन मतलब केमिकल फ्री पानी मिल रहा है, लेकिन ये गुरु पानी है। ये आयुर्वेद ही बताता है कि अग्नि मान्यता करता है जो गुरु पानी होता है। डॉक्टर दीपक निगम जी नमस्ते प्रणाम आपको। अनुप्रीता जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर दीपिका शर्मा जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर वरुण कुमार जी नमस्ते प्रणाम आपको। मैं अभी का लेक्चर समाप्त करता हूँ।
कल या नेक्स्ट सेशन में हम लोग पांच भौतिक पे अब विस्तार से चर्चा करेंगे, और मैं उस पे आप लोग को सिंपल सिंपल लैंग्वेज में बताऊंगा, उदाहरण देके बताऊंगा ताकि आप लोग को समझ आए। केवल ऐसे ही पढ़ेंगे ना तो बहुत ही डिफिकल्ट होता है। ये कॉन्सेप्ट जो है ये समझना, पढ़ना और मतलब एप्लीकेशन करना थोड़ा डिफिकल्ट होता है, तो मैं इसको बताऊंगा। ठीक है, तो मैं अभी का लेक्चर समाप्त करता हूँ। मैंने अपना नंबर दे दिया है। आप सब लोग अगर कोई नोट्स वगैरह चाहते हैं तो आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करिए, मुझे मैसेज करिए, मैं आपको लिंक दूंगा। व्हाट्सएप ग्रुप जो है आयुष दर्पण का, उधर ज्वाइन कर लेंगे तो आपको ये सारे नोट्स जो मैं जिससे पढ़ा रहा हूँ ये आप लोग के पास भी होना चाहिए। तो मैं इसका पीडीएफ वगैरह शेयर करता हूँ, जो भी मैं पढ़ाता हूँ उन सब का मैं शेयर करता हूँ जो भी। तो आप लोग को अगर चाहिए तो आपको व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना पड़ेगा, ज्वाइन होंगे तभी अच्छा रहेगा। तो मैं अभी का लेक्चर समाप्त करता हूँ। 8:15 बजे हम लोग फिर मिलेंगे। प्रणाम, कोटि कोटि प्रणाम।